प्रयागराज इलाहाबाद के 6 युवा वकील आशुतोष, राज, अतुल, जूली, पायल और श्वेता अपनी वकालत की पढ़ाई और करियर के 5 साल सफल पूरे करने के बाद जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं। उनकी दोस्ती कचहरी के गलियारों से लेकर कॉफ़ी शॉप की मेज़ों तक फैले थे और अब इस सफलता को यादगार बनाने का वक्त था। सबने मिलकर हिमालय की गोद में बसी खूबसूरत जगह मसूरी जाने का फैसला किया। ट्रिप की तारीख तय हो गई, लेकिन एक बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम करना बाकी था। आशुतोष, जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा हिम्मती था, सीनियर वकील साहब के पास पहुंचा। सीनियर ने कुछ ही समय पहले एक चमकती डार्क ब्लैक फॉर्च्यूनर खरीदी थी, जो सड़क पर शाही अंदाज में चलते थे। सीनियर वकील पहले तो आनाकानी करने लगे, लेकिन आशुतोष के बहुत मनाने पर उन्होंने चाबी देने का फैसला किया। ठीक है, ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, इसे ले जाने से पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सीनियर की आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जो उनकी सामान्य हंसी मजाक से बिल्कुल अलग थे। सर बोलिए, हम आपकी हर बात मानेंगे, आशुतोष ने उत्साह से कहा। सीनियर वकील ने धीमी आवाज़ में कहा, ये गाड़ी, इसे पहले प्रयागराज संगम ले जाना, वहाँ गंगा जल से इसके टायरों को धोना और फिर पास के प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसकी पूरी विधि से पूजा करवाना। जब तक पूजा ना हो जाए, इसे शहर से बाहर मत निकालना। ये गाड़ी नहीं है, पर इसका इतिहास थोड़ा भारी है। आशुतोष ने उस भारी इतिहास को सीनियर का वहम या फिर अंधविश्वास समझा, लेकिन चाबी लेने के खातिर तुरंत हाँ कर दी। दोस्तों ने मसूरी जाने की तारीख तय कर ली थी। निकलने की सुबह सब कुछ जल्दीबाजी में हुआ। आशुतोष ने जूली को उठाया, बाकी दोस्तों को इकट्ठा किया और सबने फटाफट सामान फॉर्च्यूनर में भरा। वो सब सीनियर वकील की शर्त, संगम स्नान और हनुमान मंदिर की पूजा को पूरी तरह से भूल गए। उत्साह और जल्दीबाजी में उन्होंने बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के अपनी काली फॉर्च्यूनर को मसूरी के लिए रवाना कर दिया। जैसे ही वो प्रयागराज की सीमा के बाहर निकले, उन्हें पहला अजीब एहसास हुआ। एक भयंकर ट्रैफिक जाम में उनकी गाड़ी धीरे धीरे रेंग रहे थे, लेकिन हर गुजरती गाड़ी का ड्राइवर, हर राहगीर और यहाँ तक कि सड़क के किनारे बच्चे भी उनकी फॉर्च्यूनर को घूर घूर कर देख रहे थे। उनकी निगाहों में प्रशंसा नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और बेचैनी थे। राज ने कहा, यार, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम कोई वीआईपी हैं? अतुल ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे उसे खिड़की के कांच में गाड़ी की छत पर एक धुंधली सी परछाई दिखे, पर आंख झपकते ही वो गायब हो गई। शायद गाड़ी ज्यादा चमचमा रही है, उसने खुद को समझाया, पर उसके मन में एक गांठ पड़ गई थी। करीब 350 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रात का अंधेरा घना हो चुका था। अतुल ड्राइव कर रहा था। एक सुनसान जंगल वाले पैंच पर बीच सड़क पर एक अघोड़ी बाबा खड़े थे। उनकी आंखें बड़ी और स्थिर थे और वो सीधे फॉर्च्यूनर की हेडलाइट्स में घूर रहे थे। अतुल ने हॉर्न बजाया, लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए। मजबूरन अतुल को गाड़ी रोकनी पड़ी। बाबा सीधे ड्राइवर सीट के पास आए। उनके चेहरे पर राख लगी थी और उनकी आवाज़ गंभीर और तीखी थी। यह आधी रात का वक्त है, तुम सब कहाँ जा रहे हो? बाबा, मसूरी जा रहे हैं।
अतुल ने जवाब दिया। बाबा ने घूर कर गाड़ी की छत की ओर देखा, फिर चिल्लाकर बोले, वापस जाओ, अभी लौट जाओ। ये गाड़ी खून की प्यासी है, तुमने पूजा नहीं करवाई। इसकी प्यास शांत नहीं हुई है, चाहे जो हो जाए, आज रात इस गाड़ी से बाहर मत निकलना। बाबा के चेहरे पर दिख रही भयावहता देख कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आशुतोष ने घबरा कर पूछा, बाबा क्या बात है? तुम्हारी गाड़ी पर एक साया बैठा है जो तुम में से किसी को अपना शिकार जरूर बनाएगा। गाड़ी में रहो और रोको मत। दोस्तों ने डरकर जल्दी से शीशे बंद किए और गाड़ी तेजी से भगा दी। अतुल ने पीछे मुड़कर देखा। बाबा अब भी उसी जगह पर खड़े थे और वो इस बार अपनी उंगली से छत की ओर इशारा कर रहे थे। थोड़ा आगे एक सीधी सड़क पर उनकी फॉर्च्यूनर के बगल में एक सफेद इनोवा गुजरने लगी। इनोवा की को ड्राइवर सीट पर एक महिला थी जिसकी गोद में लगभग 2-3 साल का एक बच्चा था। जैसे ही दोनों गाड़ियां बराबर आईं, बच्चे की नज़र फॉर्च्यूनर पर पड़ी। बच्चा पहले तो एकदम शांत हुआ, फिर उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि उनकी चीखें उनके फॉर्च्यूनर के बंद शीशे को भेद कर अंदर तक सुनाई दी। वो डरावनी आवाज़ में रो रहा था, जैसे उसने कोई भयंकर चीज़ देख ली हो। बच्चे की माँ ने घबराकर फॉर्च्यूनर की ओर देखा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने झटके से बच्चे को अपनी छाती से लगाया और ड्राइवर को तेजी से गाड़ी भगाने का इशारा किया। राज ने कांपते हुए कहा, यार ये क्या है? क्यों हर कोई हमारी गाड़ी से डर रहा है? रात का खाना खाने के लिए उन्हें एक अच्छा सा ढाबा मिला। सबने चैन की सांस ली और गाड़ी चेक की। कुछ नहीं मिला, सिर्फ कोइंसिडेंस है। आशुतोष ने फिर सबको दिलासा दिया। खाना खाते समय जूली अपने घर फोन करने के लिए उठी क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो फॉर्च्यूनर की तरफ गई। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंची, एक भयानक चीख गूंजी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब सब भाग कर पहुंचे तो जूली ने बताया कि जैसे ही वो गाड़ी के पास आई, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर जोरदार वार किया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवा में कोई है पर दिखाई नहीं दिया। जूली को उठाते समय आशुतोष का हाथ गाड़ी के बम्पर के एक नुकीले हिस्से से कट गया। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन जल्दबाजी में खून को पोंछकर उन्होंने ढाबे के अंदर आकर खाना खत्म किया। गाड़ी फिर चल पड़ी। अब आशुतोष और जूली सबसे पीछे बैठे थे। आशुतोष को नींद आ गई। गहरी नींद में उसे अपने कटे हुए हाथ पर गीलापन और अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो अंधेरे में उसे लगा जैसे जूली का सिर उसके हाथ पर झुका हुआ है और उसके चेहरे के पास से कुछ चाटने की आवाजें आ रही है। जूली, ये क्या कर रही हो? आशुतोष ने दबी आवाज में पूछा। जूली ने कोई जवाब नहीं दिया। आशुतोष ने टॉर्च चलाई तो देखा कि जूली सामान्य रूप से सो रही है। उसका सिर सीट पर टिका हुआ है। आशुतोष ने इसे थकान और कट के दर्द से महज एक भ्रम समझा और उसे वो गीला और चिपचिपा एहसास याद रहा। अगली सुबह वो मसूरी पहुंचे और एक बड़ा स्वीट रूम लिया। तय हुआ कि थकान मिटाने के लिए सब सोएंगे। लगभग 2 घंटे बाद नीचे सो रहे राज की नींद अचानक खुली। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि जूली पलंग पर बैठी है
और अजीब तरह से झूल रही है। उसके मुंह से भारी कर्कश आवाज में कुछ निकल रहा है। राज ने आशुतोष और अतुल को उठाया। लड़कियां पायल और श्वेता कोने में बैठी डरी हुई जूली को देख रहे थे। जैसे ही अतुल जूली के करीब गया, जूली ने अपनी आवाज पूरी तरह से बदल ली। ये कठोर किसी मर्द की आवाज थी। मैं बदला लूंगा। तुम सबने मेरी मौत का मजाक किया है। मुझे पूजा चाहिए थी। अब मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भूतग्रस्त जूली ने भयंकर ताकत से अतुल का गला पकड़ लिया। अतुल को लगा जैसे किसी लोहे के शिकंजे ने उसका गला जकड़ लिया हो। आशुतोष ने तुरंत आगे बढ़कर जूली को खींचा। तभी उसे सीनियर वकील की बात याद आई। पूजा ना करने पर इसका इतिहास थोड़ा भारी है। उसे याद आया कि उसकी जेब में महाकालेश्वर का लॉकेट है। उसने तुरंत लॉकेट निकालकर जूली के माथे पर छुआ दिया। लॉकेट छूते ही जूली ने एक भयावह चीख मारी। वो आदमी की आवाज में चीखी, फिर सामान्य लड़की की आवाज में जोर जोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा सिर फट रहा है। जैसे ही आशुतोष ने लॉकेट हटाया, पुरुष आत्मा फिर से हावी हुई और उसने इस बार आशुतोष का गला पकड़ा। पायल और श्वेता के डर के मारे चिल्लाने से होटल का स्टाफ भागा भागा कमरे में आया। स्टाफ ने जब जूली की हालत देखी तो वो तुरंत समझ गए। स्टाफ का एक बुजुर्ग आदमी जिसने ऐसी घटनाएं देखे थे, उसने तुरंत कहा, आप लोग तुरंत यहाँ से निकलो। इसे बाहरी साया लगा है। इस सफर में कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। इस मैडम को लेकर हरिद्वार गंगा जी में ले जाओ। तुरंत नहाओ और उस गाड़ी की पूजा करवाओ। ये साया पूजा और पवित्रता से ही शांत होगा। सबके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत महाकालेश्वर लॉकेट को जूली को पहनाया, जिससे वो कुछ शांत हुई। पूरी ट्रिप छोड़कर वो सब जूली को लेकर हरिद्वार पहुंचे। सबने मिलकर जूली को गंगा में जल स्नान करवाया। फिर वो एक स्थानीय मंदिर में गए, जहां पुजारी जी ने पूरे विधि विधान से जूली की शुद्धि पूजा की और आखिर में उस काली फॉर्च्यूनर की भी पूजा करवाई। जैसे ही फॉर्च्यूनर पर मंत्रों का जल छिड़का गया, गाड़ी के बोनट से एक पल के लिए अजीब सी ठंडी भाप निकले और सबने गहरी राहत महसूस की। वो वापस प्रयागराज पहुंचे और सीनियर वकील को पूरी आप बीती सुनाई। सीनियर वकील ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद की। मैंने मना किया था। ये गाड़ी, इसे लेने से कुछ दिन बाद एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। हमने एक आदमी को कुचल दिया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मैंने महसूस किया कि उसका साया गाड़ी के साथ है, इसलिए मैंने पूजा की शर्त रखी थी। मुझे लगा था कि शायद पूजा से वो शांत हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आशुतोष और उसके दोस्त देख सकते थे कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब कुछ सच में हुआ था। आज भी वो 6 दोस्तों उस काली फॉर्च्यूनर को देखते हैं तो कांप उठते हैं। उन्होंने न केवल सीनियर वकील की शर्त तोड़ी, बल्कि एक अशांत आत्मा को भड़का दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गांव में कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। किसी हवेली में कुछ अनहोनी हो जाए, किसी के घर कोई लौट कर ना आए,
किसी बच्चे की हंसी अचानक सिसकियों में बदल जाए तो बस कहानी खुद ब खुद जन्म ले लेती है। रवि जब अपने परिवार के साथ अपने पुश्तैनी गांव कटवारा लौटा तो उसे पता नहीं था कि जो घर उसे विरासत में मिला है वो सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बना, उसमें अतीत की छाएं भी बसी हुई हैं। रवि का मन भारी था। बेटी परी की तबीयत ठीक नहीं थी और आर्थिक संकट ने उसने पुश्तैनी घर लौटने का मजबूरी तय कर लिया था। गांव पहुंचा तो पुरानी हवेली को देख सीने में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। दीवारों पर गहरे धब्बे थे, जैसे किसी ने वहां लहू के छींटे डाल दिए हों। इतने सालों में इस घर की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? रवि बुदबुदाया। गांव के एक बुजुर्ग बाबा अजय ने ठंडी सांस ली। ये घर अकेला नहीं बेटा, इस पर किसी का छाया है। नीतू रवि की पत्नी हंसी। अरे बाबा, ये सब बातें हमें मत सुनाइए, हमें यहीं रहना है। लेकिन गांव के लोग गंभीर थे। किसी ने कहा, रात को खिड़कियां बंद रखना, कोई नाम लेकर पुकारे तो मत सुनना। रवि ने सोचा, गांव वाले पुराने ख्यालों में ही जकड़े हैं। लेकिन जब पहली रात अजीब घटनाएं महसूस हुई तो सब बदल गया। आधी रात को परी रोते रोते जाग उठी। परी? नीतू ने सहलाया। क्या हुआ? कोई बुला रहा है, कोई खेलना चाहता है, परी सुबकते हुए बोली। रवि ने कमरे की खिड़की खोली तो बाहर पूरा सन्नाटा था। लेकिन जब उसने दीवार पर नजर डाली, वहां पुराने सूखे खून से लिखा था, अब तुम मेरे हो। रवि को एक झटका लगा। वो दीवार कल तक तो साफ थे, फिर ये कैसे? अगले ही पल खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। नीतू डर कर बोली, हमें 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 यहां नहीं रहना चाहिए। रवि ने बात को टाल दिया। लेकिन सुबह होने तक गांव में ये खबर फैल गई कि हवेली जाग गई है। बाबा अजय ने रवि को बुलाया। तुम्हें पता है तुम्हारे पुरखों ने इस घर को कैसे पाया था? हमें विरासत में मिला है। बाबा ने सिर हिलाया। नहीं, ये घर छीना गया था। रवि चौंका। तुम्हारे परदादा ठाकुर बलदेव सिंह ने अपने भाई को मारकर ये हवेली हत्या ली। उनका बेटा था विक्रम, लेकिन वो भी एक रात गायब हो गया। कहते हैं वो कभी मरा नहीं, वो अब भी घर में है। वो अपने परिवार को खोज रहा है और जो भी यहाँ आता है वो उसे अपना परिवार मान लेता है। रवि हंसकर बोला, बाबा ये सब सिर्फ कहानियां हैं। तो इस पर बाबा बोले, अगर ये सिर्फ कहानी होती तो तुम्हारी बेटी आधी रात को किसी को खेलने के लिए वो नहीं उठाती। रवि चुप हो गया। अगली रात परी फिर जाग उठी। भैया बुला रहे हैं, खेलना है। कौन भैया? विक्रम भैया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। परी उठकर तहखाने की ओर बढ़ी। रवि ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप खुला। उसके भीतर एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी थी और जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे जो खून में सने हुए थे। रवि ने तुरंत परी को उठाया और बाहर ले आया। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामलाल काका से पूछा, विक्रम कौन था? काका का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुम्हारे परदादा का बेटा था। जब हवेली हथियाई गई तो वो छोटा था। बलदेव सिंह ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो तहखाने में भाग गया और कभी वापस नहीं आया। रवि को झटका लगा।
मतलब वो जिंदा दफन हो गया, भूख प्यास और डर से तड़प कर मर गया, और उसकी आत्मा अब इस घर की वारिस है। रात हुई, हवेली में सन्नाटा था, लेकिन फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। परी, दरवाजा मत खोलो। लेकिन परी धीरे से मुस्कुराई। भैया आए हैं। और उसने दरवाजा खोल दिया। अंधेरे में एक परछाई थी, नन्हे पैरों वाला, पुराने कपड़े पहने, विकृत चेहरा लिए विक्रम। अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा पापा। रवि के दिमाग में अतीत घूमने लगा। उसे एहसास हुआ, मैं विक्रम का वंशज नहीं, उसका गुनहगार हूं। विक्रम की आत्मा को शांत कराने के लिए पुरानी रीतियों के अनुसार बलिदान जरूरी था। रवि ने अपना खून हवेली के आंगन में गिराया। जैसे ही पहली बूंद जमीन पर छुई, हवेली हिलने लगी। परी बेहोश हो गई। विक्रम चीखा, तुम अब भी दोषी हो। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। रवि अपने परिवार को लेकर शहर चला गया। लेकिन एक दिन वो जब अपनी कार में था, परी ने धीरे से पूछा, पापा, भैया को क्यों छोड़ा है? रवि ने घबरा कर पीछे देखा। पीछे की सीट पर परी अकेली नहीं थे। विक्रम वहीं बैठा था। उसकी आंखें चमक रहे थे। अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा पापा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।